हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 के 2015 वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए है तनाव, बी है पिछड़ापन, सी है डिसलेक्सिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों के जो ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है, और ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से जो स्ट्रक्चर अलग होता है उसकी वजह से उनका जो ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है और उसमें उन लोगों को चीज़ें उल्टी दिखती हैं, और ये लक्षण है डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया में जो है चीज़ें आपको उल्टी तरीके से दिखती हैं। जैसे अगर कोई कहीं पे बी लिखा हुआ है तो जो डिसलेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति होगा उसको वो डी दिखाई देगा। कहीं पे गॉड लिखा हुआ है तो उसे डॉग दिखाई देगा। कहीं पे अगर 6 लिखा हुआ है तो उसे 9 दिखाई देगा। इसमें चीज़ें जो है उल्टी दिखाई पड़ती हैं। तो डिसलेक्सिया की वजह से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है मतलब डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने जो है बुद्धि लब्धि वाले बालकों की जो है बालकों को आप मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 70 से कम, बी है 70 से ऊपर, सी है 80 से 100 के बीच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो 70 से कम आईक्यू के बालक होते हैं उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो है समझ सकते हैं, अमूर्त प्रत्ययों को समझ सकते हैं, वो तो पिछड़ा कभी हो ही नहीं सकता, मानसिक रूप से पिछड़ा हो ही नहीं सकता। इनमें से तो ये भी गलत है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वही जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है रखते हैं और अमूर्त कॉन्सेप्ट को जो है बहुत जल्दी से वो लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ डैश के स्थान पे हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि तनाव को कम करने के लिए जो रक्षात्मक यांत्रिकता विधि है यही सबसे बेस्ट मानी जाती है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपके जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, टेंशन को कम करने के लिए जो है डिफेंस मैकेनिज्म सबसे अच्छी होती है। रक्षात्मक यांत्रिकता विधि सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। नंबर 1 है ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, और ऑप्शन नंबर बी है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, और डी है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो आपको बता दें कि सामाजिक रूप से वंचित की समस्या जो है इनमें से सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव बिल्कुल रहता है, क्योंकि जो सामाजिक रूप से वंचित रहेगा उसे सीखने के लिए हमेशा जो है अभाव रहेगा, क्योंकि उनको जो है उनके समाज में ऐसे उदाहरणों की कमी होती है जिनसे वो अभिप्रेरित हो सके। वही सृजनशीलता को पोषित करने का अवसर नहीं मिलता। तो बिल्कुल, क्योंकि जो है
कोई भी व्यक्ति वो अपनी आनुवंशिकता और वातावरण का ही गुणनफल होता है, तो अगर उनको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा बालक को तो जो है सृजनशील नहीं हो पाएगा। वहीं रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो जी हाँ यही ऑप्शन है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की समस्या नहीं है, क्योंकि रहने के लिए स्वस्थ परिवेश कोई भी माता पिता होते हैं वो अपने बालकों को जो है अच्छा से अच्छा वातावरण देना चाहे वो जो है बहुत अपर फैमिली का हो या फिर जो है लोअर फैमिली का या वंचित वर्ग का हो, तो रहने के लिए जो स्वस्थ परिवेश जो है ये सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। तो आपको बता दें कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है आपका विद्यार्थी या तीसरा होता है पाठ्यक्रम। शिक्षक जो है स्वतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है और विद्यार्थी जो है आश्रित चर होता है। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि शिक्षक जो है पढ़ाता है वह स्वतंत्र होता है। अब जो है आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो मध्यस्थता करता है, इसलिए वो मध्यस्थ चर है। और शिक्षक के ऊपर आश्रित होकर बच्चे जो है पढ़ते हैं, इसलिए वो आश्रित चर होते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है मानक, ऑप्शन नंबर बी है निर्माणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है योगात्मक, ऑप्शन नंबर डी है CCE। तो इसमें से आपको बता दें कि जो निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये बिल्कुल जो है इवैल्यूएशन का टाइप है। योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट ये भी आपका जो है इवैल्यूएशन का टाइप है मूल्यांकन का। और जो है CCE कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ये तो जो है इवैल्यूएशन का जो है टाइप है ही, मूल्यांकन का प्रकार है ही। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये सबसे मेन प्रकार और सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। यहाँ पे जो मानक होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ये जो है स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये जो है उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है मूल्यांकन होता है, लेकिन ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है कि मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों मूल्यांकन के प्रकार हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, NCF 2005 बल देता है टेस्ट किस पे देता है। ऑप्शन नंबर ए करके सीखने पे, बी है रटने पर, सी है समस्या हल करने पर, डी है उपरोक्त में सभी। तो आपको बता दें कि NCF 2005 सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर देता है तो करके सीखने पे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे जो है NCF सबसे ज़्यादा जो है बल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। रटने पर तो कभी NCF बल देगा ही नहीं। हाँ, समस्या समाधान पे बल देता है, लेकिन सबसे मुख्य जो उद्देश्य है करके सीखना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है। तो मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक उद्योग मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो कहीं भी जो है आप अगर पढ़ाते हैं तो उसका एक शैक्षिक उद्देश्य होता है, और शैक्षिक उद्देश्य के बाद आप जो है बच्चों को जो है अधिगम कराते हैं, तो बच्चे अधिगम का अनुभव लेते हैं। और उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि जो है जो भी आप पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ें आप सिखाए हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस हद तक जो है बच्चे सीख पाए हैं। यहाँ पे जो शिक्षण अनुभव है ये टीचर के लिए है, लेकिन जो है मूल्यांकन का जो है त्रिकोण का भाग नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं को जो है बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार हम लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन आते हुए भी नहीं को जो है नहीं देख पाते और जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए है कि उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान
में जो है जो उपभोक्ता होते हैं वही जो है अनुसंधानकर्ता होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो समस्याएं होती हैं वो छोटी छोटी सी होती है, स्कूल लेवल्स पे होती हैं, और जो टीचर्स होते हैं वही लोग जो है इसकी जो समस्या या जो भी मैनेजमेंट कमेटी में थे इसकी समस्या जो है तुरंत इसको हल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी भी कोई भी अगर एक्शन रिसर्च हो रहा है, कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान हो रहा है, तो अंत में उसका मूल्यांकन होगा, तभी तो पता चलेगा कि आपने जो भी चीज़ किया है, जो चीज़ सिखाया, जो भी एक्शन लिया है उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं। तो मूल्यांकन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन गलत है, यही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह शिक्षक के लिए कार्य घंटे 45 घंटे होते हैं, ऐसा जो है आरटी एक्ट में दिया गया है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में। तो आपको बता दें कि जो तर्क है यानी रीजनिंग है, क्यूरियोसिटी है, ऑब्जर्वेशन है, ये किस एज में जो है, किस अवस्था तक जो है इसका जो है विकास हो जाता है बालकों में। तो ये जो है 11 वर्ष की अवस्था में जो जीन पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है उसी में जो है इसका जो है विकास हो जाता है। जो है जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, रीजनिंग करने लगते हैं, उनमें जो है क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, उत्सुकता बहुत ज़्यादा, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों को निरीक्षण करने की शक्ति जो है उनमें आ जाती है। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पहला है स्नायुमंडल मतलब नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ मसल्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हैं सही हैं, जो है ये सब जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है कि उपरोक्त सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ये कथन दिया गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है ये कथन किसका है। तो क्या ये ऑप्शन ए है कि ये वुडवर्थ का कथन है, या रॉस का है, या एनोस्टेसिल का है। तो ये कथन आपका रॉस महोदय ने दिया था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि उपरोक्त कथन रॉस के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। जो थियरी ऑफ लर्निंग है, जो थियरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है थॉर्नडाइक की, वो जो है उसमें पूछ रहा है कि जो है कि इसको क्या कहा जाता है। जो अधिगम का अंतरण का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसे जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। ये एकदम जो है मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत को अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला है समानता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है भिन्नता का, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यागमन का, ऑप्शन नंबर डी है अभिप्रेरणा का। तो आपको बता दें कि
आपके जो भी वर्षानुक्रम के जो सबसे मेन जो है नियम है वो समानता का नियम है, भिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, अर्जित गुरु के संक्रमण का नियम है, मेंडल का नियम है। लेकिन कहीं पर भी अभिप्रेरणा का नियम नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा है कि वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है कि अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन वंशानुक्रम के नियम हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का विकसित हो चुकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि उत्तर बाल्यकाल में बालकों में नई खोज करने की या घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी को ही जो है गैंग एज कहते हैं। इसमें बच्चों में जो है घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है और जो है कंक्रीट थिंकिंग भी इसमें आ जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का नहीं है। तो प्रेरक जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्जित प्रेरक और दूसरा होता है जन्मजात प्रेरक। जन्मजात, पहला जो है जन्मजात है, दूसरा जो है अर्जित अभिप्रेरक है। जन्मजात अभिप्रेरक वो होते हैं जो आपके साथ जन्म से होते हैं, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, ये सब आपको जो है जन्म से रहता है। और अर्जित अभिप्रेरक वो होते हैं जो आपको यहाँ पे पैदा होने के बाद जो है समाज में मिल जाता है, जैसे सामाजिकता, रुचि, प्रतिष्ठा, ये सब जो है अर्जित अभिप्रेरक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। तो भूख तो आपका जन्मजात अभिप्रेरक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुरस्कार, हाँ पुरस्कार जो है अर्जित अभिप्रेरक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। रुचि भी जो है अर्जित अभिप्रेरक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और विश्राम जो है आपका जन्मजात अभिप्रेरक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा जो है रीट बोर्ड ने भी माना था कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑप्शन को सही माना था क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, और दोनों पे जो है नंबर मिला था, क्योंकि दोनों ही अर्जित प्रेरक के उदाहरण हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में भी त्रुटियां हो जाती है, तो ये एक ऐसी त्रुटि थी जिसमें दोनों क्वेश्चनों पे आपको नंबर मिला था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक जागृति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अभिप्रेरणा जो वर्णित होती है, अभिप्रेरणा जो कैरेक्टराइज होती है, वो भावात्मक जागृति के द्वारा होती है। आपके जो भाव होते हैं, भाव के द्वारा ही आप जो है किसी चीज़ में रुचि उत्पन्न होती है, और जो आप किसी चीज़ में जो है रुचि उत्पन्न होगी, आप उसके लिए अभिप्रेरित होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन जो है आपका ज्ञानात्मक जो है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी है मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है वातावरण, ऑप्शन नंबर डी है मनोदैहिक। तो ये जो संकेत अधिगम है, इसको जो है रॉबर्ट एम गेने ने दिया था, और रॉबर्ट एम गेने ने 8 सोपान बताए हैं।
जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको जो है मतलब कोई भी चीज़ सीखना है तो जो है पहले आपको पारस्परिक अनुकूलन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप किसी चीज़ को सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है, पारंपरिक अनुकूलन को। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि के स्तर में, अभिवृत्ति के स्तर में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, समानता उनमें पाई नहीं जा सकती। सब में जो है कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही है, कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भेद होता ही है। और ये भेद जो है आपका बुद्धि के भी स्तर पे होता है, अभिवृत्ति के स्तर में होता है, गतिवाही योग्यता में भी होता है, रुचियों में भी हो सकता है, विचारों में भी हो सकता है, सीखने के स्तर में हो, मतलब हर प्रकार से जो है कुछ ना कुछ अंतर जरूर आ जाएगा। कभी भी दो बच्चे समान हो ही नहीं सकते, चाहे वो भले ही जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कि उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वानुभव, ऑप्शन नंबर बी है भाषा, ऑप्शन नंबर सी है तर्क, ऑप्शन नंबर डी है समस्या। तो आप अपने जो है दिमाग को तभी दौड़ाएंगे, आप जो है अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग तभी आप करेंगे जब आपके सामने कोई समस्या हो। जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी आप उसके प्रति सोचना जो है प्रारंभ नहीं करते हैं। तो चिंतन प्रारंभ करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है किसी समस्या का होना। जैसे ही समस्या आएगी आप ऑटोमेटिक जो है सोचना जो है चिंतन करना जो है थिंकिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है कौन विकसित किया है? आपके सामने जो है ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिने, ऑप्शन नंबर बी है रीड ने, ऑप्शन नंबर सी है टर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी है कैटिल ने। तो जो बुद्धि का जो है फार्मूला था वो जो है स्टर्न महोदय ने उसको जो है विकसित किया था, ठीक है, लेकिन स्टर्न यहाँ पे है नहीं। उसके बाद जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू का जो फार्मूला होता है कि जो है एम ए बराबर आईक्यू बराबर एम ए बाई सी ए। तो जो एम ए बाई सी ए का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है स्टर्न महोदय ने दिया था, और लेकिन उसके बाद जो है इसमें 100 का जो है गुणा होता है। इसका असली फार्मूला है जो है आईक्यू बराबर एम ए बाई सी ए इंटू 100। तो जो 100 का जो है गुणा जो किया था वो टर्मन महोदय ने किया था। तो चूंकि इसमें जो है स्टर्न ऑप्शन में नहीं है तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित करने का जो है श्रेय टर्मन महोदय को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एम ए बाई सी ए में 100 का जो है गुणा किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था किसने? टर्मन ने, क्योंकि इन्होंने आईक्यू के फार्मूले में 100 का गुणा किया था जो कि स्टर्न के द्वारा दिया गया था। जहाँ पे जो है एम ए मेंटल एज है और सी ए जो है क्रोनोलॉजिकल एज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गहन दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी है सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है मानकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो अगर आप अब तक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, सतही दृष्टिकोण। क्योंकि अगर आप किसी की बाह्य आभास के आधार पे, बाहरी जो है आभास के, अगर किसी को बाहर से देख के अगर आप उसके व्यक्तित्व का जो वर्णन कर रहे हैं तो आप तो एक तरह से उसका सतही दृष्टिकोण से उसका वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जो है गहन दृष्टिकोण में आप उसका जो है एकदम आंतरिक रूप से जानते हैं तब जाके उसका जो है वर्णन करते हैं, और जो मानकीय दृष्टिकोण है वो जो है स्टैंडर्डाइज एकदम नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा, ऑब्जर्वेशनल
जो प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण है इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद जो है आप जो है किसी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। लेकिन जो बाह्य रूप से देख के जो है थोड़ा सा देखें और जो है आप उसका व्यक्तित्व का वर्णन करें तो सतही दृष्टिकोण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समान बुद्धि का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक दोष, ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर डी है स्वस्थ वातावरण। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि का अभाव। तो अगर आपके पास सामान्य बुद्धि का अभाव रहेगा तो वो जिस भी बालक के पास सामान्य बुद्धि का अभाव रहेगा तो पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा। यहाँ पूछा कि कौन सा कारण नहीं है। अगर शारीरिक दोष है तो भी बालक पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा, और विशिष्ट पिछड़ापन है तो पिछड़ापन है ही, तो फिर तो पिछड़ेपन का जो है कारण हो ही जाएगा। लेकिन स्वस्थ वातावरण में कभी भी बालक पिछड़ेपन का शिकार नहीं होगा, क्योंकि अगर जो है जैसा वातावरण रहेगा उसी हिसाब से बालक का विकास होता है। क्योंकि उर्वरथ महोदय ने कहा है कि आपका जो भी विकास है वो आपकी आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। तो अगर आपको स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो आपका जो है विकास अच्छा होगा, ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सही है। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए मन ने, बी है शेल्डन ने, सी है हिप्पोक्रेट्स ने, डी है कैटल ने। तो यहाँ पे आपको बता दें कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो है हिप्पोक्रेट्स ने पेश किया था, प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण था वो हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया था। वो एक यूनानी चिकित्सक थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये आज का सेकंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर बी है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी है गिलफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी है थर्स्टन ने। तो जो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत जो है दिया था वो आपके दिए थे जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए थे, ठीक है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। सामान्य तथा जो है जी कारक और यस कारक जो है स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति में दो प्रकार की जो है बुद्धि होती है, एक जनरल इंटेलिजेंस होता है और जो है एक स्पेसिफिक स्टेट इंटेलिजेंस होता है। तो बुद्धि का जो सामान्य और विशिष्ट जो है, जो आपका सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने जो है बुद्धि के जो है दो तत्व बताए थे। इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी कहा था। और वो दोनों तत्व हैं जी कारक और यस कारक। जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर और यस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन नंबर ए संबंधन, ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी है उपलब्धि, ऑप्शन नंबर डी है आक्रामकता। तो प्रगतिशील परिवारों में आपको देखने को मिलेगा कि जो है बच्चों को जो है सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा सा वातावरण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो उनका जो उपलब्धि का जो प्रेरक होता है वो सबसे जो है प्रबल होता है। तो प्रगतिशील परिवारों में अपेक्षाकृत उपलब्धि का प्रेरक सबसे ज़्यादा जो है प्रबल होता है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।